नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका सबसे पहले मैं परिचय करवाऊं आपको। आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ विधायक राजस्थान की और साथ ही साथ अजमेर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी की विधायक, पूर्व मंत्री अनीता बघेल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है अनीता बघेल जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार हेमंत जी, आपको भी धन्यवाद मुझे न्यूज़ 18 राजस्थान के फेसबुक पर जोड़ने के लिए। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी अनीता जी, लेकिन आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो कि राहुल गांधी है, तो मैं चाहता हूं कि एक टिप्पणी इस पर आप करें, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म करने को लेकर के कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है और सभी संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी और केंद्र सरकार नष्ट कर रही है। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं हेमंत जी ये कहूंगी कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है ना, और कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद में उनकी सदस्यता को रद्द हुआ है, तो कोर्ट के निर्णय की पालना और कोर्ट के निर्णय का सम्मान कांग्रेस के लोग नहीं करना चाहते। ना उनका ये स्वभाव है, ना उनकी परंपरा है। और वो ये बात कर रहे हैं जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया, उनको शर्म आनी चाहिए। 100 चूहे खा करके बिल्ली हज करने को जा रही है। लोग उनका इतिहास बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन पर कोई यकीन नहीं करने वाला। और माननीय कोर्ट ने उनको सजा दी है ना, किसी व्यक्ति ने नहीं दी है। तो माननीय कोर्ट के न्यायालय का जो फैसला है उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और उस सम्मान के तहत ही ये नियम है। ये तो बीजेपी ने ये नियम नहीं बनाया है, संविधान तो बीजेपी ने नहीं बनाया है। जिस भी हम्म। व्यक्ति को कोर्ट की सजा सुनाई जाती है वो सदस्य नहीं रह सकता। ये नियम में है, ये संविधान में है, तो उसी के तहत ये फैसला हुआ है। ये मेरा, आपका या किसी दल का फैसला नहीं है, ये संविधान के तहत बनाए गए कानूनों का फैसला है। इसलिए संविधान का सम्मान करना, उसकी पालन करना, ये कांग्रेस को आना चाहिए। अनीता जी, आज प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से राजभवन का घेराव भी किया गया इस मसले को लेकर के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बराबर हैं। एक और ज्वलंत आज की सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि मानहानि मामले को लेकर कोर्ट ने अभी समन जारी करने से इनकार किया है और अशोक गहलोत को एक राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मैं तो पहले हम्म। भी यही बात कर रही हूँ कि कोर्ट जो भी फैसला करती है, नियम कायदे कानूनों के तहत फैसला करती है। कानून के तहत कोर्ट की नियमावली चलती है। तो कोर्ट ने जो भी फैसला किया हम उसका सम्मान करते हैं। जी। और राजभवन अनीता का जी। जहां तक की घेराव की बात है, तो मैं ये जी। कहूंगी कि कांग्रेस जिस तरह से आंदोलनों को दबाती है ना। हम्म। जब कांग्रेस खुद आंदोलन करती है तो वो ये कहती है कि हमें प्रोटेक्ट करने का राइट है। लेकिन जब डॉक्टर्स किसी कानून के खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वही कांग्रेस की सरकार उनको बुरी तरह से लाठियों से पीटती है, उनको धरना प्रदर्शन नहीं करने देती। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र और जो चेहरा है ना, वो दोहरे मापदंड लिए हुए। जब अपनी बात आए तो कुछ और जब सामने वाले की, दूसरे की बात आए, प्रतिपक्ष की बात आए तो कुछ और। तो ये देश दुनिया बहुत अच्छे से समझ गई है और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पर लोगों को ज्यादा भरोसा, ज्यादा यकीन रहा नहीं है। जी। अनीता जी, मैं अब आता हूँ अपनी बातों पर और हम आपको बधाई देते हैं सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने पर पूरे न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से भी। कैसा महसूस कर रही हैं आप एक सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर, और आपकी इसको लेकर के क्या सोच है? क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, आज भी सामान्य महिला हूँ। और मुझे ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है, तो ये चयन समिति ने तय किया है। और मुझे तो ऐसा सामान्य सा ही लगता है, ऐसा कुछ विशेष नहीं लगता, क्योंकि मेरी जो कार्यप्रणाली रही है, जिस कार्यप्रणाली के तहत मैं काम करती आई हूँ, सदन के विभिन्न नियमों के तहत, नियमावली के तहत मैंने विषय उठाने की कोशिश करी है, जनता के मुद्दों को उठाया है और जनता को मुद्दों को उठा करके उस मंच का इस्तेमाल किया है समस्या के समाधान के लिए। कानून के माध्यम से किस तरह से हो सकता है, बजट के माध्यम से किस तरह से हो सकता है। तो मुझे ये एक सामान्य सी बात लगती है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से लगातार मुझे मेरी जनता ने सौभाग्य दिया कि मैं उनकी आवाज बनकर के सदन में अपनी बात कहूं। तो मुझे ऐसा कोई विशेष इसमें कुछ लगता नहीं है। हाँ, मेरी जनता को बहुत अच्छा महसूस हुआ है, मेरी जनता को बहुत गर्व हुआ है कि ये राजस्थान विधानसभा के 200 विधायकों में से वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार अजमेर दक्षिण के नाम हुआ है। ये मुझे गर्व है इस बात पर।
जी। हम अपने दर्शकों से इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि इस वक़्त जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के प्लेटफ़ॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़ सकें। और अगर आप दर्शकों से कोई सवाल है विधायक अनीता बघेल को लेकर के, पूर्व मंत्री अनीता बघेल को लेकर के आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें लिख करके सीधे आप भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके सवालों को हम लेना चाहेंगे। और साथ ही अनीता जी, एक सवाल ये कि अगर मैं ठीक हूँ तो आप तो टीचर थी, आप फिर राजनीति में कैसे आई? तो लगता है कि अनीता जी का संपर्क टूट गया है। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनीता बघेल हमारे साथ लाइव में हैं। हालाँकि कुछ तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ है कि, लेकिन आप दर्शक जो हैं वो हमें सवाल पूछ सकते हैं। आज अनीता बघेल से आप क्या पूछना चाहते हैं, वो हमें पूछ सकते हैं। अमूमन हम इस तरह से फेसबुक पर इसीलिए आते हैं अलग-अलग शख्सियत के साथ में कि आप अपने सवाल पूछ सकें, सीधे तौर पर उनसे रूबरू हो सकें। और इस वक़्त हम कई सवाल उनसे जानना चाहते हैं क्योंकि वे राजनीति में उनका एक लंबा अनुभव रहा है। और जब से अजमेर दक्षिण से विधायक बनी है, उसके बाद एक के बाद एक लगातार 4 बार वे विधायक चुनी गई हैं। जनता का उन्हें भरपूर प्यार, आशीर्वाद मिला है और इस बार वे राजस्थान की विधानसभा में 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर चुनी गई हैं। अनीता जी, मैं सवाल ये पूछ रहा था आपसे कि आप तो टीचर थीं, फिर आप राजनीति में कैसे आईं? ये बहुत बड़ी कहानी है, लंबी रोचक कहानी है। मैं चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती विंग से जुड़ी हुई थी और पिछले 10 वर्षों से पहले से, राजनीति में आने से पहले 10-12 वर्षों से सेवा भारती के माध्यम से ऐसे गरीब कच्ची बस्ती के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी जो जिनके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं थे, उनको स्कूल का होमवर्क कराने के लिए माता-पिता सक्षम नहीं थे, तो ऐसी बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। और जब अजमेर में नगर परिषद के अध्यक्ष का पद, जो हमारे यहाँ नगर परिषद है, उसके अध्यक्ष का पद जब महिला के नाम आरक्षित हुआ, तो मुझे हमारे संघ के स्वयंसेवकों द्वारा ये आग्रह किया गया कि मैं इसका चुनाव लड़ूं और अध्यक्ष पद पर काबिज हूं। तो पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और प्रत्याशी के बाद में मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद मैं नगर परिषद की अध्यक्ष रही लगातार 3 वर्षों तक और 3 वर्ष बाद में जब विधानसभा के चुनाव हुए 2003 में, तो वसुंधरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने और प्रदेश अध्यक्ष के नाते से उनका ये विशेष आग्रह था कि मैं कुछ महिलाओं को राजनीति में लाऊं और महिलाओं को राजनीति में लाने के दृष्टिकोण से उन्होंने कुछ महिलाओं को चुना जो नगर परिषद की सभापति थी या जिला प्रमुख थी। तो उस समय चूंकि मैं नगर परिषद के सभापति का दायित्व ग्रहण किए हुए थी, वो जिम्मेदारी निभा रही थी, तो उसी समय माननीय वसुंधरा जी ने मुझे विधायक का प्रत्याशी बनाया और सौभाग्य देखिए कि लगभग 2 दशक इस फील्ड में मुझे हो गए। जनता का प्यार इतना अच्छा मिला कि लगातार मैं चौथी बार विधायक हूँ। अनीता जी, आपको क्या लगता है टीचिंग अच्छा था या राजनीति अच्छी है? और आपके पास ऐसी क्या जादुई छड़ी है कि आप एक बार विधायक बनने के बाद हारी ही नहीं, लगातार करीब 20 सालों से विधायक हैं? देखिए, मैंने जैसा कहा कि एक जो हमारी जनता होती है ना, जनता जिसको वोट देती है, जनता को यूँ लगना चाहिए कि हमारे बीच की सामान्य से महिला है और हमारे बीच में रहती है, हमारी समस्याओं का समाधान करती है। हमें कोई विशेष प्रकार के व्यक्ति से आग्रह नहीं करना है विधायक बनने के बाद में। तो जब मैं मंत्री बनी या मैं विधायक बनी, तो मैं आम जन की भांति अभी भी स्कूटर पे बैठ कर के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में के कार्यक्रमों में चली जाती हूँ। अपने लोगों से पंगत में बैठ कर के खाना खा लेती हूँ। तो उनको लगता है कि हमारी विधायक सामान्य सी महिला और हमारे जैसी ही है और हम कभी भी हमारी विधायक से संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनको कभी भी उनका दरवाजा खटखटा सकते हैं। उनको मिलने के लिए किसी से अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, बीच के मीडिएटर से बात नहीं करनी, परिवार के किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी। सीधे हम उनसे फ़ोन करके मिल भी सकते हैं और सीधे ही हम उनके कार्यालय पे यदि संपर्क करना हो तो उनके कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं, अपने मन की बात। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई महिलाएं ऐसी होती है जो जिनको राजनीति वाले काम नहीं है, प्रशासन से कोई काम नहीं है, पर वो अपने मन दिल की बात, अपने घर घरेलू बात, अपने घर गृहस्थी की बातें भी करने मुझसे आती हैं। तो उनको लगता है कि हम अपना मन के दुखड़ा, हालांकि उनका समाधान कितना होता है कितना नहीं होता ये एक अलग विषय है, पर वो अपनी बात कह करके अपना मन को हल्का कर लेती हैं। तो उनको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है
जो हमारी समस्याओं को समझता है और हमें सांत्वना देता है। तो वो सांत्वना भर से ही मुझे लगता है कि वो मेरे को बार बार जिताने का कारण भी यही है कि वो मुझे बार बार जिताते हैं और अच्छे वोटों से जिताते हैं। जी। अनीता जी, एक सवाल मेरा ये है कि आप तो मंत्री भी रही हैं। ऐसे में आपको लगता है कि आपने जो जनता के लिए करना चाहती थी वो इन 20 सालों में आपने कर दिखाया है, या कुछ और आपकी इच्छाएं हैं जो आप पूरी अभी तक नहीं कर पाई, आगे करना चाहेंगी? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है ना? जी। और विकास का पहिया लगातार घूमते रहना चाहिए, है ना? उत्तरोत्तर समय की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पहले लोगों को डामर की सड़क चाहिए थी, अब लोगों को सीमेंट कंक्रीट की सड़क चाहिए, है ना? पहले लोगों को स्कूल चाहिए था, अब लोगों को कॉलेज चाहिए। पहले लोगों को स्कूल चाहिए था, लेकिन उसमें सुविधाओं की दृष्टि से एक कमरे हो गए बस, वह ठीक है, लेकिन अब लोगों को लाइब्रेरी भी चाहिए, खेल का मैदान भी चाहिए, है ना? और स्मार्ट क्लासरूम भी चाहिए। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है और ये लगातार होता भी रहना चाहिए, क्योंकि कहीं रुक गया तो एक ठहराव आ जाता है और ठहरे हुए पानी में स्मेल आती है, बदबू आती है। इसलिए नदी के जैसे पानी को बहते रहना चाहिए। तो उस जी। दृष्टि से मुझे लगता है कि विकास का पहिया मैं लगातार अपनी विधानसभा में घुमाती रहती हूँ। हमारे राजस्थान में उत्तर भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कोई कॉलेज यदि बना तो वो मेरी विधानसभा में बना। तो महिलाओं को इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, महिला कॉलेज होना चाहिए। ये कॉलेज हमने खोलने का काम किया पहली बार, जब मैं पहली बार 2003 में विधायक बनी अपनी विधानसभा में। और उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आई महिलाओं के लिए। बहुत सारी मेडिकल की सुविधाएं हमने प्रोवाइड कराई जनता को। और शैक्षिक नगरी के रूप में अजमेर का कैसे विकास होना चाहिए पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि हमारा शहर धार्मिक शहर है। यहाँ जी। तीर्थराज पुष्कर और दरगाह होने की वजह से देश विदेश से लोग आते हैं। तो पर्यटक की दृष्टि से कोई स्मारक बनना है तो हमने अजमेर में स्वतंत्रता सेनानी रही झलकारी बाई, जिन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी, उनका एक स्मारक, बहुत खूबसूरत स्मारक यहाँ बना करके दिया। आज भी वो खूबसूरती के कारण से लोग उसको देखने आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि अब मेरा पूरा काम हो गया, मेरे लिए कोई काम नहीं बचा है। काम करते जाइए, समय की डिमांड के अनुसार काम करते जाइए और अपने लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का काम करते रहिए। वैसे तो अनीता जी, राजनीति में जनता ही माई बाप होती है किसी भी जनप्रतिनिधि की, और विधायक के तौर पर वोट उन्हीं को करना होता है। लेकिन फिर भी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका कोई राजनीतिक गुरु रहा है, या कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत राजनीति का ही व्यक्ति जिसकी वजह से आप राजनीति में इस तरीके से मुखर होकर के आगे आई? और देखिए, शालीनता के साथ, स्वच्छता के साथ राजनीति करना बड़ा मुश्किल होता है आज के जमाने में। मैं आपको हेमंत जी ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते से मुझे सौभाग्य मिला अपने नेतृत्व का। हमारे यहाँ नेतृत्व हमेशा सिखाता है। जब मैं पहली बार विधायक बन के गई थी, तब मुझे कैसे सवाल करना है, अपनी जनता के मुद्दे कैसे उठाने हैं, ये मेरे नेतृत्व द्वारा मुझे सिखाया गया। चाहे वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी जी हों, चाहे हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हों, और चाहे कोई और प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, उन सब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने सीखने की कोशिश की। और मैं ये कहूंगी कि जिसको सीखना होता है वो हर क्षण सीखता है। चींटी भी सिखाने का काम करती है, चींटी से भी सीख सकते हैं, और हाथी भी सिखाने का काम करता है, हाथी से भी सीख सकते हैं। सीखने वाले में कला होनी चाहिए कि वो किससे सीखता है और किससे नहीं सीखता है। इसलिए चूंकि सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण से बहुत अधिक संपर्क होते हैं, व्यक्तिगत संपर्क भी होते हैं और नेतृत्व का संपर्क भी होता है। उस नेतृत्व के संपर्क में, क्योंकि हर व्यक्ति में एक कला है, मैंने हमारे औंकार सिंह जी लखावत जी से ये सीखा कि किस तरह से अनुशासन में रहते हुए पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम अनुशासित कार्यकर्ता रहते हुए अपनी जनता का कैसे भला कर सकते हैं। मैंने हमारे श्री कृष्ण सोनकरा जी से सीखा कि समय की पाबंदी कैसे हो सकती है, समय पर पहुंचना, समय पर अपने काम को पूरा करना, ये कैसे होना चाहिए। मैंने वसुंधरा जी से सीखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए, प्रशासनिक दक्षता उनमें जितनी है, मेरे को लगता है कि राजस्थान के किसी नेता में उतनी प्रशासनिक दक्षता नहीं है, वो मैंने वसुंधरा जी से सीखा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा है और उनकी सीख को ग्रहण करके ही शायद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और इसीलिए मुझे ये सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी शायद इसी वजह से मिला है। आपने वसुंधरा राजे का जिक्र किया, लेकिन बीजेपी में लगातार गुटबाजी की बातें सामने आती है। ये भी कहा जाता है कि वसुंधरा राजे से पार्टी इस बार किनारा कर रही है। आपको नहीं लगता कि पार्टी के भीतर ये सब कुछ ठीक होना चाहिए?
देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व है, ये केंद्रीय पदाधिकारियों को, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। आपने मुझसे पूछा कि आपने क्या सीखा, कौन नेतृत्व, जी किससे आपको अच्छा लगा, मैंने उसका जवाब मात्र दिया है बिल्कुल। कि अच्छी जी चीजें सबसे सीखनी चाहिए। आपने एक इंटरव्यू में कहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि सीएम अशोक गहलोत ने सबसे अच्छा काम ये किया कि अपनी सरकार को बचाया, कोई और होता तो सरकार नहीं रहती कांग्रेस की, ऐसा क्यों कहा? मैंने हेमंत जी उसका प्रश्न भी देखिए ना, प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि कांग्रेस में कौन नेता है जो अच्छा है वर्तमान जी समय में और किसने अच्छा काम किया। तो वर्तमान समय में तो कोई नेता अच्छा मैं तो नहीं कह सकती कि कोई ना तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में कोई नेतृत्व ऐसा ढंग का है जिसको कह सके कि वो नेतृत्व प्रदान कर सकता है, ना हमारे राज्य स्तर पर मैंने इतना जरूर जो मैंने महसूस किया कि यदि अशोक गहलोत के स्थान पर कोई और मुख्यमंत्री होता तो सचिन पायलट उनकी सरकार को गिरा चुके होते, है ना। इसलिए जी मैंने कहा क्योंकि अशोक गहलोत ने अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से, अपनी प्रशासनिक दक्षता से, अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी सरकार को अशोक गहलोत के सचिन पायलट के इतना बड़ा कांड करने के बाद भी उन्होंने बचा लिया। तो यही मुझे लगता है कि उनका एक गुण है जो वो अपनी सरकार को बचा सके। अनीता जी ये वाकई राजनीतिक सवाल है और बड़ा डिफिकल्ट भी है कि कांग्रेस दूसरी तरफ आप पर भी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी और सचिन पायलट दोनों सरकार गिराना चाहते थे। मुझे एक बात बताइए, बीजेपी को तो अशोक गहलोत जबरदस्ती डाल रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट गए थे ना अपने लोगों को लेकर के मानेसर में, जी बीजेपी तो नहीं गई लेकिन थी। उनको मानेसर में आश्रय तो आप ही की पार्टी की सरकार ने दिया था ना, ये भी तो आपको ध्यान हमारी रखना चाहिए। नहीं, उनको ये सुरक्षा कैसे हेमंत जी आप हरियाणा ये में कैसे किसकी कह सरकार सकते है? हैं, हेमंत जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने आश्रय दिया था। आपकी पार्टी का व्यक्ति उठ करके गया था, है ना। आपकी हम्म पार्टी अपने विधायकों को लेकर के गई थी। तो दूसरी पार्टी के पास यदि आप जाओगे और उससे कहोगे कि हमें हमें संरक्षण दो तो कौन मना करेगा, पहले पहले तो ये बताइए। और पहली बात, सचिन पायलट को बीजेपी के किसी लोगों ने आमंत्रण नहीं दिया था, या कांग्रेस के किसी विधायकों को बीजेपी के किसी लोगों ने आमंत्रण नहीं दिया था। आप खुद जी अपना दल छोड़ करके किसी से सहायता प्राप्त मांगने के लिए जा रहे हैं। हम्म सहायता देना नहीं देना वो तय करने तय करना है उस व्यक्ति को जिसके पास आप सहायता लेने जा रहे हैं। लेकिन आप सहायता लेने गए तो ये तो आपकी पार्टी का फेलियर है, ये आपके कार्यकर्ताओं का फेलियर है ना। तो आपकी जी पार्टी का और आपके कार्यकर्ताओं का फेलियर ये क्यों है, ये स्थिति क्यों है, कांग्रेस में गुटबाजी क्यों हुई? क्योंकि सबको मालूम है कि सरकार तो सचिन पायलट की वजह से आई थी, अशोक गहलोत की वजह से सरकार नहीं आई थी। और यही झगड़ा उनका आज तक भी चल रहा है, आज तक भी उनका ये झगड़ा है। इसलिए अशोक गहलोत जी बार बार दूसरी पार्टी पर ब्लेम करें, ताकि उनका अनुशासन उनकी पार्टी में नहीं है। एक और सवाल जो ये दर्शक बिना जानना चाहते हैं अनीता जी, वो ये कि चुनाव से ठीक पहले 7-8 महीने का ही वक्त रहा है और ऐसे में आप पार्टी के भीतर बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष संगठन में जो इतना बड़ा बदलाव है प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आप कैसे देख पाती हैं? क्या ये चुनौती और ज्यादा नहीं बढ़ गई है आप लोगों के लिए? देखिए हेमंत जी, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानते वही ये बात कह सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं उनको ये पता है कि हर 3 वर्ष बाद में हमारे यहाँ दायित्व बदलते हैं, है ना। हर हम्म 3 वर्ष बाद में 2000 से मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हूँ। और 2000 के बाद का हर 3 साल के कार्यकाल का अध्यक्ष मैं बता सकती हूँ कि ये 3 साल बाद में ये कार्यकाल बदला और ये अध्यक्ष रही है। हमारी पार्टी में एक सामान्य सी प्रक्रिया है, हर 3 साल बाद में अध्यक्ष बदलते हैं और उसी प्रक्रिया के तहत ये अध्यक्ष के दायित्व का परिवर्तन हुआ है। ऐसा कोई जी विशेष काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि एक सामान्य प्रक्रिया, और ये लगातार लगातार हर 3 साल के बाद में अध्यक्ष बदलते हैं और उसी प्रक्रिया में यह भी हुआ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी बीजेपी में अभी तक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर SC/ST के किसी नेता को नेतृत्व तो नहीं दिया गया। देखिए, SC/ST के तौर पर प्रदेश की बात मत करो, आप तो राष्ट्रीय स्तर पर बात करो ना। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, एक दलित समुदाय से, एक ST वर्ग से आने वाली महिला को इतने बड़े जी पद पर दायित्व दिया है। और राजस्थान से हमारे अर्जुन जी मेघवाल जी पहले से ही केंद्र में मंत्री बने हुए, वो राजस्थान से ही है, तीसरी बार सांसद है। तो अनुसूचित जी जाति जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की जहाँ कहीं बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी में वो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे। हमारी हम्म पार्टी के संविधान में, आपको शायद मैं हेमंत जी बताना चाहूंगी, आपके माध्यम से न्यूज 18 के दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जी जनता पार्टी के संविधान में जो
महामंत्री का पद है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर है, चाहे वो जिला स्तर पर है, मंडल स्तर पर है, या इकाई स्तर पर, बूथ स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक भी जितनी इकाइयां हमारी गठित हैं, उन इकाइयों में महामंत्री का पद, जो अध्यक्ष के बाद नेक्स्ट टू होता है, महामंत्री का पद एक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसा आरक्षण है क्या कांग्रेस में? ऐसा आरक्षण कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को देख देख करके, सीख सीख करके कॉपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है, वो इसको आत्मसात नहीं कर सकती। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो अनीता सकता जी, है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे क्योंकि हमारी योजना अच्छी है। मैं चाहता हूं कि आरटीएच पर आपके विचार क्या है, जिस पर निजी डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में आपने सर्वसम्मति के साथ उसको विधेयक को पारित करवाने में अपनी भूमिका निभाई है। हेमंत जी, आप गलत कह रहे हैं। सर्वसम्मति नहीं है, हमने तो प्रोटेस्ट किया है, हमने ऑब्जेक्शन दिया है, और प्रवर समिति में, स्टैंडिंग समिति में ये गया था। स्टैंडिंग समिति में हमने नोट ऑफ डिसेंट लगाया है उसमें, और नोट ऑफ डिसेंट हमने दो चीजों पर लगाया था कि हम इससे सहमत नहीं है, और दूसरा ये जो इन्होंने बिल पारित किया है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, चिकित्सा मंत्री का बयान है, खुद है, उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से ये पहला ऐसा विधेयक है जो पारित हुआ। जी नहीं, चिकित्सा मंत्री के बयान की पड़ताल करिए ना, आप वो कितना झूठ बोल रहे हैं। हमारा नोट ऑफ डिसेंट तो लीगल लगा है, और वो बता सकती है, मैं आपको कॉपी भेज करके, अभी मेरे पास बिल की कॉपी नहीं है, नहीं तो मैं बता देती। जो प्रवर समिति की रिपोर्ट जो मंच पर रखी गई है, उस रिपोर्ट में बाकायदा हमारे जो प्रवर समिति के मेंबर जो बीजेपी के थे, चाहे वो हमारे उपनेता राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे जोगेश्वर जी गर्ग हो, या मैं स्वयं भी उसमें की मेंबर थी, इसलिए बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ कि हमारा डिसेंट नोट उसमें लगा हुआ है। बिल की कॉपी में बाकायदा छप के आया अनीता बदेल का डिसेंट नोट। तो ये जो मंत्री है, चिकित्सा मंत्री, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसका मीटिंग में भी हमने विरोध किया था, और उसके बाद में जो माननीय हमारे विधायक लोग हैं, उन सब ने इस बिल का विरोध किया, और हमने प्रोटेस्ट किया इसको। क्या आपकी पार्टी आरटीएच के खिलाफ है, या फिर आम आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार मिलने के खिलाफ है? देखिए, हमारी पार्टी ने 3 मुद्दों पर बात की है ना। हम राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ नहीं है, लोगों को मिलनी चाहिए सुविधा, लेकिन पहला कि जो हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए लोग जाएंगे इमरजेंसी में, उनके पैसे का पुनर्भरण सरकार कैसे करेगी? अग्रिम भुगतान करेगी या बाद में भुगतान करेगी? कितने समय में भुगतान हो जाएगा? जो डॉक्टर्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं, वो इसी बात पर उनका विवाद है कि हमारे को पेमेंट कौन करेगा। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट है, यदि आई का कोई हॉस्पिटल है और उस आई के हॉस्पिटल में कोई हार्ट का पेशेंट चला जाए और ये कहे नहीं मेरे को तो ट्रीटमेंट करो, तो ऐसी स्थिति में आप वो आई का हॉस्पिटल कैसे ट्रीटमेंट करेगा? तो हमारा ये था कि आप क्लासिफिकेशन कर दो कि ये हॉस्पिटल्स हैं और यह लोग जाएंगे, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है वही इस योजना में आएंगे, बाकी के हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो ये डॉक्टर्स लोग जो है वो हड़ताल नहीं करते, वो धरने पर नहीं बैठते, लेकिन ये सब चीजों के बारे में इस बिल में अभी भी संशय है, और इस वजह से हम ये चाहते हैं कि बिल की जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए, ताकि डॉक्टर्स भी या हॉस्पिटल, जो निजी हॉस्पिटल है, वो इस योजना का लाभ उठा सके। तीसरी बात हमने ये कही थी, जिन हॉस्पिटल्स ने सरकार से निःशुल्क भूमि ली है और निःशुल्क बाकी सुविधाएं ली है, उन हॉस्पिटल्स को इसमें कवर किया जाए। जो कमर्शियल हॉस्पिटल है, जिन्होंने टोटली कमर्शियल रेट पर अपनी भूमि खरीदी है, बिजली पानी के कनेक्शन उन्होंने कमर्शियल रेट पर देते हैं, वो डॉक्टर्स को पे करते हैं, तो वो स्वेच्छा पर छोड़ा जाए उनके कि वो इस योजना में शामिल हो या ना हो, उनकी स्वेच्छा पर होना चाहिए। अब न्यूज 18 को जबरदस्ती सरकार की योजनाएं आपको दिखानी है, तो ये तो न्यूज 18 के ऊपर मर्जी है ना कि वो क्या दिखाए और क्या नहीं दिखाए। तो ये हॉस्पिटल पर की मर्जी होनी चाहिए कि वो किसका ट्रीटमेंट करे, और बाकी उनका ये कहना है कि हमारे पर ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशंस लागू हैं, जो ह्यूमन राइट। न्यूज 18 तो वैसे एक टीवी चैनल है, हमें तो वही दिखाना होगा जो आप लोग कहते हैं करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल चूंकि अलग व्यवसाय है, सेवा का व्यवसाय है, और उसके लिए बाकायदा जब भी सरकार से अनुदान के आधार पर या फिर फ्री सर्विसेज या फिर हर चीज का अनुदान भी लेते हैं प्राइवेट अस्पताल, जब उनको भूमि जो है 1 रुपए में दी जा रही है और है, तब वो ये बाध्यता के साथ
सरकार से वादा करते हैं कि हम गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए सेवा का ही काम करेंगे। इसलिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये हमारे दर्शकों को भी कंफ्यूजन नहीं हो, ये थोड़ा सा एक लाइन है जिस पर मैं बताती हूँ हेमंत जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि जिन हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ने निःशुल्क जमीन दी है वो हॉस्पिटल इसमें कवर होने चाहिए, लेकिन जो हॉस्पिटल अपने बलबूते पर कैसे तैसे हॉस्पिटल चला रहे हैं उनकी इच्छा पर उनकी मर्जी पर निर्भर होना चाहिए कि वो इस योजना से जुड़े या नहीं जुड़े। यदि वो लेकिन जबरदस्ती किसी को इलाज के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए मानवीय संवेदना के आधार पर भी, अगर अस्पताल के सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी में अगर कोई आ जाए तो उसका इलाज तो कर दें, हेमंत जी, जान तो बचाएं। ये ऑलरेडी है, ये ह्यूमन राइट में जो है ऑलरेडी है कि वो किसी को डॉक्टर कि कोई उनके पास पेशेंट चले जाए वो इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। तो उनका यही कहना है कि ये कानून तो ऑलरेडी बना हुआ है। जब ये कानून ऑलरेडी बना हुआ है तब फिर ये कानून ला करके डबल कानून क्यों थोपा जा रहा है? एक कानून से हम गवर्न हो रहे हैं, ये कानून तो है डॉक्टर किसी के इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। जब डॉक्टर किसी के इलाज के लिए मना नहीं कर सकता तो ऑलरेडी ये कानून तो पहले बना हुआ है, फिर आप ये नया कानून लेकर के क्यों आ रहे हैं? उनका कहना यही है, यही बात वो कहना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारी योजनाएं इतनी बेहतर है कि बीजेपी उसके सामने निरुत्तर है, क्योंकि चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम और इन सब के बदौलत हम वापस से सत्ता में लौट रहे हैं। आपका क्या मानना है? हेमंत जी, एक बात बताऊं मैं आपको, 2003 में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे और अशोक गहलोत जी ने उस समय पूरे देश में पहला मुख्यमंत्री, यदि पूरे देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों में यदि पहले नंबर का कोई मुख्यमंत्री है तो वो अशोक गहलोत है। यह कह करके अपना प्रचार और प्रसार किया और खूब विज्ञापन इसमें दिए कि नंबर 1 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नंबर 1 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और जब चुनाव हुए तो हुआ क्या, 50 से भी कम संख्या में ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य चुन के आए। 2008 में जब वापस चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी तो 2008 में से 12 तक कांग्रेस की सरकार रही, 12 में भी 13 में भी कांग्रेस के अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यही बात तो वापस दोहराई कि हम राजस्थान में सरकार वापस रिपीट करने वाले हैं, हमारी सरकार बन रही है, हमने इतनी सारी योजनाएं लेके आए, हमने गरीबों को मकान दिया, हमने ये दिया वो दिया। लेकिन वो योजना आप भाषण में कुछ और कह सकते हैं, आप नियम कायदे कानून कुछ बना सकते हैं, आप योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन जब तक आम आदमी तक वो योजनाएं डिलीवर नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं दे रहे हैं आप, तब तक लोगों को लाभ नहीं मिलता है। जब तक लोगों को लाभ नहीं मिलता है तो आपकी सरकार रिपीट हो ही नहीं सकती है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री जी ने बार बार यही कहा, इसलिए ये जो योजनाएं लेकर के आए हैं, चिरंजीवी योजना या बाकी की योजनाएं, प्रैक्टिकली आप जाकर के देखें, हॉस्पिटल में पहले तो भर्ती नहीं करते हैं हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के नाम से, फिर वो किसी तरह से एमएलए एमपी से फोन कराते हैं, मंत्री से फोन कराते हैं तो वो भर्ती करते हैं, फिर उस पैकेज में इलाज करते हैं जो पैकेज उनको मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कोई गुणवत्ता वाला इलाज व्यक्ति को चाहिए तो गुणवत्ता वाला इलाज तो वो देगा नहीं, क्योंकि वो पैकेज में इलाज दे रहा है। तो व्यक्ति स्वस्थ होने की बजाय आधा अधूरा इलाज लेकर के आता है और फिर आधा अधूरा इलाज लेकर के पूरी जिंदगी भर बीमारी के साथ रहता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कैसे गवर्नमेंट को धन्यवाद देगा कि नहीं मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ, इसलिए ये चिरंजीवी योजना का लाभ मुझे मिला है। तो ठीक है, लेकिन मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा अनीता जी। कांग्रेस ये कह रही है कि चिरंजीवी योजना के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम और नए जिले बनाना सीएम अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक है। चिरंजीवी की तो मैंने बात करी है, अभी मैं आपको बताती हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम है ना। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जो है वो 2030 के बाद मिलेगा हेमंत जी। अभी जो 2004 में जो लोगों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की वो 2004 के लोग 2030 में रिटायर होने वाले हैं, अभी कोई रिटायर होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ये पेंशन स्कीम क्यों लेके आए हैं वो अब धीरे धीरे कर्मचारियों को भी समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट ये न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए लेके आई है ताकि वो जो पैसा जमा हुआ है न्यू पेंशन स्कीम के तहत वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को मिल जाए, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे का अभी फिलहाल राजस्थान के किसी और काम में किसी और पर्पस से उस पैसे का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पैसा तो आपको 2030 में देना है, 2030 के बाद देना है। तो ये राज्य कर्मचारियों को भी समझ में आ रहा है। जिन राज्य कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत अग्रिम ले लिया, पहला एडवांस ले लिया, अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो पैसा आप जमा कराइए कर्मचारियों को, यदि आप वो जमा नहीं कराएंगे तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में हम शामिल नहीं करेंगे।
तो जिन कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम में अग्रिम भुगतान, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में अग्रिम लेने का प्रावधान है, तो जिन कर्मचारियों ने अग्रिम ले लिया, अब उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो वो कर्मचारी जिसको जरूरत थी उसी ने तो लिया, जिसको जरूरत नहीं होती तो वो क्यों लेता, और वो उसने लिया तो अपना पैसा लिया है, अब वो वापस क्यों जमा कराए। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में ये बात आ रही है, सरकारी कर्मचारियों को समझ में आ रही है, इसलिए वो कितना देने वाले हैं, कितना पे होगा, ये तो समय ही बताएगा। आप बोल रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है बीजेपी, क्योंकि ये सवाल आपके सामने हरियाणा में भी खड़ा हुआ है, महाराष्ट्र में भी लगातार आंदोलन शुरू हो गए हैं, और ये पिछले चुनाव में हिमाचल में भी देखा कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। मैंने ये कहा आपको कि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, 2030 के बाद में इसका लाभ मिलेगा, अभी लाभ नहीं मिल रहा, तो जिन कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है वो अभी नहीं मिलने वाला है। और दूसरा जो अग्रिम ले लिया, न्यू पेंशन स्कीम के तहत जिन कर्मचारियों ने अग्रिम उठा लिया, वो अग्रिम उठाने के बाद में ये गवर्नमेंट कह रही है आप जमा कराओ, तो वो जब कर्मचारी जमा कर, मैं इसके खिलाफ हूँ या इसके पक्ष में हूँ, ये बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि आज की तारीख में अशोक गहलोत की सरकार कह रही है कि जिन कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत एडवांस उठा लिया है वो वापस पैसा जमा कराए। तो ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम के तहत एडवांस उठा लिया, वो जमा नहीं कराना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कर्मचारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो कर्मचारियों पर प्रेशर बनेगा तो नेचुरली वो कर्मचारी आपके साथ तो होने वाला नहीं है, जिन कर्मचारियों पर आप इस तरह का प्रेशर बना रहे हैं। तीसरा, जो आपने 19 नए जिलों की बात कही है, अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है ना, कौन से जिले में कौन सी पंचायतें आने वाली, किसके जिले का हिस्सा किस में टूट के जाने वाला है, लेकिन इसका विरोध अभी से शुरू हो गया है। पूरा मालपुरा विरोध में से अटा पड़ा है, मालपुरा के लोग नहीं जाना चाहते हैं, केकड़ी में नहीं जुड़ना चाहते हैं, और इसी तरह से अलवर के कुछ जो पंचायत समितियां हैं, कुछ विधानसभाएं हैं, वो लोग नहीं जुड़ना चाहते। बीकानेर या गंगानगर के लोग अनूपगढ़ में नहीं जुड़ना चाहते, वो बीकानेर में ही रहना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत मुश्किल है इसको होना। अच्छी बात है प्रशासनिक जिले बनाना, छोटे जिले बनाने से लोगों को लाभ होता है, लेकिन बिना तैयारी से, बिना बजटीय प्रावधान किए, आप देखिए एक जिले की यदि 2 बिल्डिंग्स बनानी हो, जिला कलेक्ट्रेट बनाना हो, जिला एसपी ऑफिस बनाना हो, तो 1,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है एक बिल्डिंग के निर्माण के लिए। आपने 19 जिले बनाए हैं और 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, तो 2,000 करोड़ रुपए तो एक ही जिले में लगने वाले हैं भाई, क्योंकि कम से कम 1,000 करोड़ रुपया चाहिए आपको। डीएलओ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की तैनाती करनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के आपके कार्यालय बनने वाले हैं, और फिर आपने 3 संभाग मुख्यालय बनाए हैं, आईजी ऑफिस और आईजी ऑफिस उसमें बनने वाला है, संभागीय आयुक्त का कार्यालय वहां बनने वाला है संभाग स्तर पर। तो ऐसी स्थिति में आपने जो बजटीय प्रावधान किया वो तो 2,000 करोड़ रुपए का ही किया है, तो वो कैसे सफल होगा? और जब तक सफल नहीं होगा, तो जब तक एंड टू व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, मेरा ये कहना है। आप ये कह रही हैं कि कदम तो अच्छा है, लेकिन उसको अगर सुनियोजित तरीके से उठाया जाता तो जनता को लाभ मिलता, वरना परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक समझ रहा हूं मैं? हाँ, बिल्कुल ये परेशानी होने वाली है। आदमी को अपना एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा, पंचायत समिति चेंज होगी, उसका जिला चेंज होगा, तो कितनी उसको परेशानी आने वाली है, क्योंकि ये इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी मशीनरी में लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त लगने वाला है। ये 6 महीने में होने वाला काम मैं अनीता जी, आप महिला बाल विकास विभाग संभाली हैं आपने, लेकिन महिलाओं की स्थिति प्रदेश में, राजस्थान में क्या अच्छी हुई है कांग्रेस शासन में, या फिर खराब हुई है? इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि देखिए SC/ST के क्राइम ग्राफ को, आम लोगों के क्राइम ग्राफ को, और महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर के बीजेपी हमलावर रही है कांग्रेस सरकार पर। कांग्रेस की सरकार जब से बनी है 2019 से, पहली घटना जिसको मैं बताना चाहूंगी, अलवर में सामूहिक बलात्कार की घटना। वो अलवर के सामूहिक बलात्कार की घटना, जो थाना गाजी की घटना थी, उसको अशोक गहलोत और उसकी प्रशासन ने इसलिए मीडिया के माध्यम से, मीडिया की खबरों में नहीं आने दिया, अखबारों में नहीं आने दिया, उसके खिलाफ FIR इसलिए दर्ज नहीं कराई क्योंकि उस समय लोकसभा 2019 में चुनाव हो रहे थे। तो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए किसी महिला के साथ में बलात्कार हो जाए, उसके पति के सामने सामूहिक बलात्कार अपराधी लोग कर ले और आप उसकी FIR भी दर्ज मत कराओ, तो इससे ये जो इम्प्रेशन है वो अपराधियों में एक तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया, और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि आज राजस्थान प्रदेश में हर एक मिनट में 17 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। सांप्रदायिक
घटनाएं इतनी जबरदस्त हुई हैं जिसमें उदयपुर के कन्हैया कुमार की हत्या करना हो, करौली और सवाई माधोपुर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव करना हो, या फिर आपका सरकारी ऑर्डर्स निकालना हो कि चूंकि रमजान का महीना चल रहा है इसलिए आप बिजली की व्यवस्था रमजान वाले महीने में बहुसंख्यक इलाकों को छोड़ करके जो अल्पसंख्यक इलाके हैं उनमें विशेष रूप से करें। तो कभी इस प्रकार का शासन प्रणाली नहीं रही है कि सरकारी आदेश कभी ये ऐसा नहीं निकला कि सिर्फ आपको अल्पसंख्यक इलाकों में बिजली देनी है। तो तुष्टीकरण का काम जितना इस अशोक गहलोत सरकार ने इन 4 सालों में किया, जनता को एक एक घटना, जिसकी दुकान जली है, जिसके पिता की मृत्यु हुई है, जिसके पति की मृत्यु हुई है, वो तो जीवन भर नहीं भूल पाएगा ना। तो ये घटनाएं सबको याद है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये शासन ने महिलाओं की स्थिति तो सत्यानाश किया ही किया है। महिलाओं को किस तरह से खड़ा करके उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए वो दूर तक कहीं उनकी सोच रही नहीं है, और उस कारण से महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा परेशान है। इस शासन में चाहे दलित वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति का वर्ग हो, सब लोग परेशान हैं। इसलिए ये कह सकती हूँ कि 200% अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से जाने वाली है। और मैं तो ये कह रही हूँ, यहाँ तक कह रही हूँ कि 4 पहिए वाली गाड़ी में भी लोग इतने कम लोग जीत के आएंगे कि सिर्फ 4 पहिए की गाड़ी में ही वो बैठ सकेंगे। इतना मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अनिता जी, अब आपको भी जाना है, मुझे पता है, बहुत आपने समय निकाला है। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि देखिए नवरात्र चल रहा है और एक महिला होने के नाते राजस्थान की महिलाओं को, बच्चियों को आप कोई संदेश देना चाहती है न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म से? मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि नारी शक्ति जो है वो बहुत प्रबल है, और नारी की आवाज में इतना दम होता है कि उसकी आवाज जहां तक जाए, सुदूर तक जाए, वो एक दिशा, इस समाज को दिशा देने का काम करती है। नारी एक मंच पर रहते हुए बहुत सारे मंचों पर एक साथ काम कर सकती है। इसलिए सनातन संस्कृति में नारी को जो महत्व दिया है, हमारी संस्कृति में जो नारी को महत्व दिया, आज की परिस्थितियों में हमारी महिलाएं वही करके दिखाएं, अपना आत्मबल बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। निश्चित रूप से एक समय वापस आएगा जब हम सनातन संस्कृति के समान ही, सनातन युग के समान ही अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को पुनः कायम करेंगे। ये विश्वास हमें बनाए रखना होगा। बहुत शुक्रिया अनिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी बात आपने रखी है बेबाकी के साथ में। बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अनुमति चाहता हूं मैं आपसे, आपका बहुत सारा आपने समय दिया और अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से आपने समय निकाला। बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ 18 के फेसबुक पेज से आपने मुझे जोड़ा और आपके सभी दर्शकों से मुझे रूबरू होने का जो अवसर दिया उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, नमस्कार।